धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार जिन्हें काम रह गया है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का, उनकी कुछ पोल आपके सामने खोलने जा रहा हूं। दो सवालों के जरिए पूरी बातचीत को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल ये कि आखिर ये हिंदू मुस्लिम करते क्यों हैं? क्या ये करना आसान है इनके लिए, या इसको करके ये और मुद्दों को दबा देते हैं? दूसरा, ये और मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या इनकी औकात नहीं है? क्योंकि पढ़ना लिखना तो इनके बस की नहीं है। चक्काचक कपड़े पहन लेना, शॉर्ट कपड़े पहन लेना, लड़कियों को चार कदम इधर चलाना उधर चलाना, शॉर्ट पहना के सामने बैठा देना, किसी के पैर पे टैटू बना के बैठा देना, ये नौटंकी करना वो नौटंकी करना, यही आता है। पत्रकारिता करना नहीं आता। तो इन्हीं दो सवालों के आसपास अपनी पूरी बातचीत रखेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपको इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कल के असल मुद्दे क्या थे, क्योंकि मैं कल के तमाम टीवी डिबेट्स के जरिए ही भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकारों की पोल खोलने जा रहा हूं आपके सामने। तो कल का जो सबसे बड़ा मुद्दा था हमारी नज़र में, धाकड़ खबर की नज़र में, वो था स्वामी चिन्मयानंद वाला। पीड़ित लड़की कोर्ट के अंदर मुकर गई है। 49 वीडियो हैं, 49 वीडियोस होने के बावजूद भी वो पीड़ित लड़की अपने बयान से मुकर गई। अब वो कह रही है कि स्वामी चिन्मयानंद ने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। तो क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं था? क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर बेटी जो 49 वीडियो होने के बावजूद भी अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में मुकर गई है? क्या उसको डर है? क्या उसको डराया गया है? उसके परिवार को किस तरीके से भयभीत किया गया है? ये मुद्दा होना चाहिए था। लेकिन इस मुद्दे पे अगर बात करेंगे तो धज्जियां किसकी उखड़ेंगी? बीजेपी की उखड़ेंगी। क्योंकि जिक्र आगे बढ़ेगा तो उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर का जिक्र सामने आ जाएगा। मामला अगर आगे बढ़ेगा तो फिर उन्नाव के ही सांसद साक्षी महाराज का जो भगवाधारी हैं उनका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। उन पर भी बलात्कार के केस हैं। और अगर मामला और आगे बढ़ेगा तो बिहार पहुंच जाएगा और मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम की बात होने लग जाएगी कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में तो वहां नेता कर रहे हैं और यहां शेल्टर होम के अंदर, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी देवरिया का शेल्टर होम सामने आ चुका है, तो वो तमाम धज्जियां उखड़ेंगी और उससे बिहार में बीजेपी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और मीडिया तो ऐसा कर नहीं सकता है। दूसरा मुद्दा देख लीजिए, एक ही रात की बारिश ने हैदराबाद को डुबो के रख दिया। 27 लोगों की मौत हुई है। छोटी खबर है क्या? एक ऐसा शहर जिसकी पहचान पूरी दुनिया में आईटी सिटी के नाम से हो, पूरी दुनिया की आईटी कंपनियां वहां पे आती हो, एक बारिश में डूब गया। उस पर बात नहीं की मीडिया ने। 27 लोग मर गए, कोई बात नहीं की। जानते क्यों? क्योंकि अगर उस पर बात करते तो पटना की बाढ़ लोगों को याद आ जाती, पता चल जाता नीतीश कुमार ने और बीजेपी के शासन ने कितना वहां पे विकास किया है कि वहां के जो डिप्टी सीएम हैं सुशील मोदी, उनके घर तक में पानी भर गया था, वो हाफ पैंट पहन के घूम रहे थे, यानी कि बीजेपी वहां फंस जाएगी। तो उस मुद्दे को भी छोड़ दिया गया। तीसरा मुद्दा ले लीजिए, चित्रकूट में 13 साल की एक दलित बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके साथ गैंगरेप किया गया था। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी और उल्टा उसको जलील कर रही थी, उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही थी। इसने फांसी लगा के जान दे दी। ठीक इसी तरीके की घटना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुई। वहां 16 साल की एक बेटी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, क्योंकि पहले घर में घुस के उसके साथ छेड़छाड़ की गई। जब वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने जा रही थी तो उसके साथ मारपीट की गई। उसके परिवार को धमकाया गया, कहा गया कि हमारे खिलाफ कोर्ट कचहरी थाने में जाओगे तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। आज ही जाकर उस बेटी ने फांसी लगा ली। इससे पहले इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज कर दिया है, वहां पर बीए की एक छात्रा है जिसने रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा उसी के चरित्र पे सवाल उठाने लगी कि जब तो तू उसके साथ ये कर रही थी, वो कर रही थी, हमारे से पूछ के कर रही थी कि अब तुझे बलात्कार दिख रहा है। इसने खुद को आग लगा ली। 5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही, मर गई। परसों की खबर आपको याद होगी, लखनऊ में एक लड़की ने खुद जाके बीजेपी आवास के बाहर, ऑफिस के बाहर खुद को आग लगा ली। उसकी भी मौत हो चुकी है। अगर मीडिया चाहता तो इस पे डिबेट कर सकता था। ये कल का बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसे करना नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा जिक्र करेगा तो बात निकलते हुए बिहार तक पहुंच जाएगी। बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बक्सर कांड सामने आ चुका है, उस पर हल्ला मचेगा और बीजेपी जो अपनी जमीन तैयार कर रही है हिंदू मुस्लिम के जरिए, वो जमीन सिकुड़ जाएगी। मैं एक विस्तृत रिपोर्ट अलग से आपके सामने रखूंगा कि बिहार के चुनाव को कैसे कैसे करके हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है और कहां से वो कहानी शुरू हुई है और कहां तक पहुंच चुकी है। तमाम चीजें रखूंगा, उसका इंतजार कीजिएगा अलग से। लेकिन अगला मुद्दा आपको बता देता हूं, कल का किसानों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की, 31 संगठन शामिल हुए, बातचीत बेनतीजा रही। इस पर कोई प्राइम टाइम शो, कोई डिबेट नहीं हुआ। किसानों ने कल एमएसपी डे मनाया।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाया, लेकिन उसको लेकर कोई बात नहीं की, क्योंकि अगर किसानों की बात करता भोंपू मीडिया तो फंस जाती बीजेपी, सवाल खड़े हो जाते उसके काले कानूनों पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उससे माहौल खिलाफ बन जाता बिहार में, और वह ऐसा तो कर नहीं सकता। तो वो क्या कर रहा था, अब देख लीजिए। वो क्या कर रहा था ये बताने से पहले मुझे लगता है एक सवाल काफी महत्वपूर्ण है कि मीडिया पर एक ही जैसे मुद्दे एक ही दिन क्यों गरमाए जाते हैं। मुद्दे कई दिन पुराने भी हों, लेकिन एक ही दिन सारा मीडिया उस पर बोलता है। क्या इनको कोई वाकई में पीछे से चाबी भरता है, या अदृश्य हाथ है जो इनको कहता है छू और ये दौड़ पड़ते हैं? तो ये तमाम चीज़ों पर आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि मदरसों को बैन करने वाली जो खबर है आसाम की, वो 6-7 दिन पुरानी खबर है। हमने असम के एक बड़े नेता हैं चंपत कलिता, उनका इंटरव्यू किया है, AIUDF के वो नेता हैं। थोड़ी देर बाद वो इंटरव्यू आपके सामने आ सकता है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो उन्होंने ये दावा किया है कि कई दिन पुराना मामला है, लेकिन दिल्ली में बैठा मीडिया अब इस पे चिल्ला रहा है। आज तक का हाल सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। दंगल में असम सरकार ने सरकारी मदरसों को बंद कर दिया तो तूफान खड़ा हो गया। ये कह रहे हैं इनके एंकर कि तूफान खड़ा हो गया। इस तूफान वाले वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊंगा। कश्मीर के सोफिया में मदरसे से 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं। दोनों खबरों को मिलाते हुए ये एंकर किस तरीके से अपनी बात रख रहा है, सुन लीजिए। हिंदू मुस्लिम करना आसान है। असम सरकार ने सरकारी मदरसों को बंद करने का फैसला किया तो तूफान खड़ा हो गया। AIDUF समेत विपक्षी पार्टियों ने इसे RSS का एजेंडा लागू करने की साजिश कहा है। सुन लिया आपने इस एंकर की जबानी। अब आपके सामने देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क आर पार का हाल रख देता हूं। उसका एंकर आता है ना यूं यूं करके, हमारे पास कॉल डिटेल मिल गई है हाथरस की उस लड़की की। भाई तू इतना खुश क्यों हो रहा है? तू इतना खुश क्यों हो रहा है इस बात पे कि तेरे पास CDR आ गई? अजीब सा कैरेक्टर है। कोई सीट पे बैठ के कूदता है, हो कोई हाथ उछाल उछाल के कूदता है, कोई काला कोट पहन के ऐसे खड़ा हो जाता है, ना हाथ हिलाता है ना कुछ हिलाता है, और सिर्फ काम नफरत फैलाने का रहेगा। और एक शाम को दाढ़ी लगा के अपनी स्टूडियो में बैठ जाता है। अगर मेडिकल टेस्ट करा दोगे ना तो पता चल जाएगा कि जो बॉलीवुड में जितने घूम रहे हैं ना, उनसे बड़े नशेड़ी चसेड़ी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वो क्या कह रहा है? वो भी कह रहा है साहब मदरसे बंद होने से तूफान खड़ा हो गया। तो ये आज तक वाला भी तूफान कह रहा था, ये आर पार वाला भी तूफान कह रहा है। तो क्या किसी ने इनके मुंह में शब्द डाले हैं क्या? सुन लीजिए। असम के शिक्षा मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान से तूफान खड़ा हो गया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर सरकारी पैसों से कुरान की पढ़ाई हो सकती है तो फिर बाइबल और गीता की क्यों नहीं? अब आपके सामने चलते हैं जी न्यूज की तरफ। ताल ठोके में ये जो एंकर है कि सरकारी पैसे से कुरान क्यों पढ़ाया जाए, ये सबसे पहले कुरान का जिक्र कर रहा है। मदरसों के बैन होने की बात बाद में कर रहा है, लेकिन कुरान बता बता के चीख चीख के बता रहे सिर्फ कुरान क्यों पढ़ाया जाए। इसकी बात सुन लीजिए। सरकारी पैसे से कुरान क्यों पढ़ाई जाए? सीधी सी डिबेट, सीधा सा सवाल। सरकारी पैसे से सिर्फ कुरान क्यों पढ़ाई जाए? गीता क्यों ना पढ़ाई जाए भाई? समझ में आ गया होगा आपको। ये करना इनके लिए आसान है, इसमें मेहनत तो कुछ करनी पड़ती नहीं है, लेकिन अगर और खबरों पे काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पे इनको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये क्या कर रहे थे वो भी देख लीजिए। हल्ला बोल का हाल आपके सामने रख देता हूँ, जिसको अंजना ओम कश्यप करती हैं कि नया चुनाव पुराना दांव, ऐसे करके बता रही हैं। बिहार में चुनाव बा कश्मीर आई बा, यानी कि कश्मीर की एंट्री हो गई। इसके जरिए भी आसानी से हिंदू मुस्लिम हो सकता है। सुन लीजिए एंकर की जबानी। अब बिहार में चुनाव बा कश्मीर आइल बा, नया चुनाव पुराना दाव। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव आते ही आतंकवाद, कश्मीर, पाकिस्तान की एंट्री हो गई। बिहार चुनाव में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जेडीयू उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे तो कह दिया कि आरजेडी की सरकार बनेगी तो कश्मीर के आतंकियों को बिहार में पनाह मिल जाएगी। इसी तरीके से जी न्यूज का ताल ठोक के आपके सामने रख देता हूं। वहां पे महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि रिहा होने के बाद 5 अगस्त के अमन के दिन को 5 अगस्त के अमन के दिन को महबूबा मुफ्ती ने काला दिन बता दिया है। पाकिस्तान के आतंकवादियों की भाषा बोल रही हैं। नाम महबूबा मुफ्ती है, आसानी से हिंदू मुस्लिम किया जा सकता है, पर असल मुद्दे क्या थे और डिबेट के किस मुद्दे पे कर रहे थे ये आपको खुद सोचना और समझना चाहिए। कश्मीर से 370 हटने के दिन से नजरबंद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती रिहा हो गई। रिहा होते ही अपने शायद पुराने काम पर लग गई। आतंकवाद और अलगाववाद की वजह से वर्षों से जल रहे कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से आए अमन को वो काला दिन बता रहे हैं।
करीब 14 महीने बाद आजाद होते ही महबूबा मुफ्ती ने भारत के खिलाफ वही भाषा बोली जो अब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान में आतंकियों को पसंद है कि 370 का हटाए जाना गैर कानूनी था, गैर लोकतांत्रिक था। ये एक छोटी सी कोशिश थी कि आपका जो मीडिया है वो कर क्या रहा है, पूरी दुनिया में बदनाम है। पर कहावत आजकल वही चरितार्थ हो रही है कि नक्टे की नाक कटी, चार बिलात और बढ़ी। अब इनकी कटती नहीं है, बढ़ जाती है। जैसे सत्ता में बैठे लोगों की हैं, हत्या के जो आरोपी हैं वो संवैधानिक सीटों पर बैठे हैं, जिनको अदालत ने तड़ी पार किया है वो सीटों पर बैठे हुए हैं, जिन पर बलात्कार के आरोपी हैं वो सीटों पर बैठे हुए हैं और आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं। शर्म अब नहीं आती है, बेशर्मी तेरा आसरा है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।